जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। और न्यू पर्सन जी, इमरान साहब हैं ने? जी सर। वेलकम जी। आपने हमें ज्वाइन किया। सर और मंडे को मेरी पहली क्लास। मंडे को दूसरी सब्जेक्ट की थी, आज पहली क्लास है इस सब्जेक्ट की। आज पहली क्लास है। यस सर। चलेंगे। बड़ी अच्छी इमरान बात है। साहब आप इमरान साहब इधर दुबई में होते हैं या शारजा में? नहीं, अपना रियाज जरा में हो। तारुफ करवा दें, हमारी रि- क्लास के जो दूसरे रियाज हैं में होता हूँ सबको सर। पता चल जाए। जी बोलें। रियाज में होता हूँ सर, रियाज में मैं। रियाज में होते हैं? अच्छा, सऊदीया में हैं आप? जी सर, सऊदी रियाज में होता हूँ मैं। अच्छा, ग्रेट। आप हमसे कई गुना बड़े मुल्क में बैठे हैं। हम तो समझते हैं कि आप मतलब हमसे कई गुना बड़ा अच्छा। है। जी। वो चले, ठीक हो पर्सपेक्टिव गया। अलग आप है क्या करते हैं? आपका जरा थोड़ा सा हमें कोई सर मैं ब्रीफ दी। हाँ सर, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं से पहले पाकिस्तान में जॉब करता था, यूनिवर्सिटी में था। वहाँ पे एज अकाउंटेंट था, एज असिस्टेंट ट्रेनर भी था। हम्म तो फिर लास्ट ईयर 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैं एक कंपनी के साथ जनरल अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। हम्म जी सर। सादा स्टार कंपनी है, उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म कार रेंटल हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, कंस्ट्रक्शंस का है। फिर इसके हम्म। अलावा इनके अपने ट्रेडिंग का भी है। और इसके सर्विस स्टेशन भी हैं इनके। ऑयल चेंज के हो गए या बाकी के, उसमें सेल्स का, ट्रेडिंग का बिजनेस भी इनके साथ साथ है। सही जी। तो उनके साथ बस मैं ठीक। वर्क कर रहा हूँ। तो ये लास्ट टाइम ही मैंने देखा था सीपीए का। हम्म। तो मैंने पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लेके, फिर मैंने लास्ट 18 तारीख को मुझे मिले थे सर्टिफिकेट्स। 18 सितंबर। ठीक है। जी सर। चलें जी, वेलकम टू द सीपीए फैमिली। और थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा जरा। परेशान था ये कोचिंग के वाले से, फिर मुझे वहाँ से ये इस्लामाबाद से सर ने बताया था कि अब्बास साहब ने, फिर उन्होंने कांटेक्ट हम्म, करवाया था। सही। जी, जी। इमरान साहब जी सीपीए के यहाँ पे पाइनियर्स में से शामिल हैं। और सीपीए प्रोग्राम को सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। और उनके मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हैं जी, अच्छा अच्छा। यूएई के अंदर और गल्फ के अंदर। माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। पास लास्ट कतर के भी थे कुछ लोग, ओमान से भी थे, सऊदीया से अच्छा। एक था। तो इस तरह से हमारे पास सारे, खास तौर पे जीसीसी जो है, यहाँ जी के जी। लोग हमारे साथ इसी तरह जैसे आज आप हमारे साथ बैठे हैं वो जी भी सर। होते थे। और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा जी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सीपीए का जो फायदा है सर, जीसीसी के अंदर आपको एक रिकमेंडेड आपकी सर्टिफिकेशन है। और आप compete करते हैं यहाँ पे एसीसीए सीए और इसको ऐसी है जो भी। सर ये। बिल्कुल। जी जहाँ एसीसीए की डिग्री सीए की, वहाँ सीपीए साथ होता है। जी यहाँ भी डिग्री और एसीसीए, सी और सीपीए। जी बिल्कुल। और जी। इससे आप यहाँ जीसीसी के अंदर सीपीए के लोग, क्योंकि ज्यादातर जो सीपीए में हैं वो ज्यादातर ग्रेजुएशन और मास्टर या पहले उनका बैकग्राउंड फाइनेंस से है, तो जी वो सर। लोग इस फील्ड में शामिल है। और इनको ये एज हासिल है कि एज कंपेयर टू सीए पाकिस्तान, के वो ग्रेजुएट भी होते हैं, मास्टर्स के होते हैं, और उनके पास फील्ड एक्सपीरियंस बहुत होता है। जी सर। आल्दो के सीए वाला बंदा पाकिस्तान के अंदर एक मोनोपोली है, और उसके अलावा वो काफी से बिल्कुल। ज्यादा उनकी वहाँ पे क्या लें कि ऑडिट्स की फर्म्स हैं, जी जी। उसका उनको बेनिफिट जरूर है। लेकिन जब यहाँ पे आके जब कंपटीशन आता है तो सीपीए वाला आगे होता है उनसे। जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। चलें जी, आज हम शुरू करेंगे जी। हमने आज कंपनी की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक और उसकी एसोसिएशन और पार्टनरशिप्स, इन चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है इनका सर। क्या प्रोसीजर है। ये ठीक। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटीज, इनके मुतालिक हमने सारा पढ़ा था। ठीक है जी। ठीक है सर। आज हम ठीक इसको, है। कुछ चीज़ें रिवाइज भी होंगी, कुछ नई भी आएंगी। तो हम इधर से ही शुरू करते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। सबसे पहली चीज, मेरे जो दो दोस्त पहले के हम लोग चल रहे हैं इसमें,
मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि एक छोटा सा ब्रीफ है, आप में से कौन है कि जो मुझे बताएगा कंपनीज और फर्म्स, पार्टनरशिप कंपनी, कंपनीज के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। जी अब्दुल रहमान साहब और जीशान साहब, आप में से कौन इनिशिएट करेगा? सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है एज अ प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है। एंड पब्लिक कंपनी जिसके जो शेयर्स हैं वो पब्लिक कंपनी के जो अवेलेबल हैं टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अवेलेबल नहीं होते टू पब्लिक कंपनी। और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, प्राइवेट कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं to the extent of their contribution to the company. पार्टनरशिप में भी बिजनेस जो है वो लोग करते हैं, और पार्टनरशिप जो है उसमें लाइबिलिटीज नॉर्मली अनलिमिटेड होती है। एंड और जो फर्म जो हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड हो वो पार्टनरशिप कंपनीज हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। जी अब्दुल रहमान साहब, कुछ थोड़ा सा जरा आवाज जरा जीदार होनी चाहिए यार। जीशान साहब तो लगता है थोड़ा सा आज कोई एनर्जेटिक चीज खाई नहीं है। सर, ऑफिस से लेट पहुंचे अभी। ओके, इट्स ओके। जी अब्दुल रहमान साहब, कहीं रिकॉर्डिंग पे लगा के आगे पीछे तो नहीं हो गए? नहीं नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। चले, अजान की आवाज कहाँ से आ रही है? इमरान साहब आपके या जी सर, यहाँ जी अब्दुल रहमान साहब बोलिए प्लीज। चाहिए लगता है कि उनके उनकी आवाज का इशू है। देखें, कंपनीज के और सबसे पहले हम करेंगे बात पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप ये एसोसिएशन होती है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक होती है रजिस्टर्ड, एक होती है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड से मुराद आप जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको एसईसीपी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इसी तरह से फॉर्म सी है। फॉर्म सी इज सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप या फर्म होती है। इसके साथ एक फॉर्म डी होता है। फॉर्म डी उस वक्त यूज होता है जब आप उसमें अमेंडमेंट लेके आते हैं, तो आफ्टर फॉर्म सी, फॉर्म डी एज एन अमेंडमेंट एक सर्टिफिकेट इशू होता है पार्टनरशिप के अंदर। अब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के अंदर आप एक सिंपल पार्टनरशिप, दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस रन करते हैं, और सिंपल एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक पार्टनरशिप डीड बन जाती है, उसको साइन करके आप अपना काम शुरू कर देते हैं। आपने फर्म रजिस्ट्रार के साथ उसको रजिस्टर्ड नहीं किया। जब आपने रजिस्टर्ड कर लिया तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में आ जाएगा। और पार्टनरशिप के अंदर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो जो डिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट होती है। 25%, 50%, 70%, जो जितनी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में आएगी उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सेकेंडली, पार्टनरशिप के अंदर आपकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड, अगर पार्टनरशिप आप डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व के वक्त जितनी लाइबिलिटीज होगी आपकी फर्म के ऊपर उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। फर्स्टली आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ, सेकेंडली अगर
बच गया, अगर पूरी तरह लाइबिलिटी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो सकी, अभी लोगों को पैसा देना है, तो वो जो बाकी पैसा बचेगा वो आपके पर्सनल एसेट्स तक जाएगा। वहां तक भी जब तक आपके एसेट बिक ना जाए, उनसे पैसे रिकवर होके डिस्चार्ज, लोगों के पैसे ना दे दिए जाएं, उस वक्त तक आपकी लाइबिलिटी आपके सर पे होती है। फिर इसको बेहतर क्या निकला जी, कंपनीज बना दी गई। कंपनी बनाने के लिए एससीसीपी बनाया गया कि कंपनीज के अंदर फिर ईज टू डू बिजनेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसका कॉन्सेप्ट आया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी कि लिमिटेड बाय शेयर कर दी गई लाइबिलिटी, या लिमिटेड बाय कैपिटल के हिसाब से कर दी गई कि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी लाइबिलिटी कंपनी की उतनी होगी और उसके एसेट्स के ऊपर होगी, इससे ज्यादा नहीं। यानी पर्सनल को डिफेंड कर दिया गया कि पर्सनल के एसेट्स को बचा लिया जाए। तो वो बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन है आपकी, उसके मुताबिक लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने की उस वक्त उस लिमिट दे दी गई उस तक। और जब आती है बात पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो तरह की है, एक पब्लिक सेक्टर में आती है, एक प्राइवेट सेक्टर में आती है। पब्लिक सेक्टर में जो है वो है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल के जिसमें 51% या फिर मोर देन 50% जिस वक्त शेयरिंग गवर्नमेंट की आती है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वो नॉर्मली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम करती है। जबकि जब आप दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर आते हैं, वो जो उसके अंदर फिर आता है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर ट्रेड होते हैं वो लिस्टेड कंपनी कहलाती है। आल्दो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, यानी उसके शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ओपनली ट्रेड नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिस्टेड कंपनीज। इन तीनों का कॉन्सेप्ट को आपको अभी मैंने ब्रीफ किया। अब हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे कि आप देखते लिस्टेड कंपनी की बात हुई, वो फ्रीली उसके शेयर्स जो है वो ट्रेड हो सकते हैं मार्केट में, नो नीड फॉर द परमिशन, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वंस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब है वो अपने शेयर्स ओपनली फ्रीक्वेंटली सेल कर सकती है और परचेज करते हैं। लेकिन सेल और परचेज जो हो रही होती है वो थ्रू एक एजेंट की होती है जो कि एक रजिस्ट्रार होता है कंपनी का। ठीक है, आपने देखा होगा कि जी के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर्स के ऑफिसेज होते हैं, वो बेसिकली ब्रोकर्स आर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज होते हैं, कई कंपनी के। उनको वो कंपनी ऑथराइज करती है अपने शेयर्स को सेल और परचेज करने के लिए। उनका एक मार्जिन होता है हर ट्रांजैक्शन पे, उतने परसेंटेज वो ट्रांजैक्शन बायर और सेलर दोनों से लेते हैं जो उनकी इनकम बनती है। अब आती है बात जी के लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके अंदर मेंबर्स की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अभी हमने पार्टनरशिप की बात की, दो और दो से ज्यादा, जैसे ही 20%, अगर पार्टनरशिप जो है वो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स और ये कोई जैसे छोटे लेवल के होते हैं, लेवल से मुराद तो 5 6 10 15 2 4, नॉर्मली ये फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या फ्रेंड्स के अंदर आपस में ये पार्टनरशिप चल रही होती है। लेकिन पार्टनरशिप की एक लिमिट है, पार्टनरशिप की लिमिट है जी कि मैक्सिमम पार्टनर 20 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जाएंगे तो वो कंपनी बनाएंगे। वो इससे ज्यादा अगर पार्टनर बनना चाहते हैं, दे दिस पार्टनरशिप लीड्स टू कन्वर्ट इन कंपनी। अब कंपनी के अंदर आते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आते हैं तो उसके अंदर 50 तक का नंबर्स है, लेकिन इससे आगे जब जाने की बात होगी तो वो आपको लिस्टेड कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आती है बात कि लिस्टेड और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड के अंदर आप अपना पब्लिक लेवल पे शेयर्स को सेल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन होती है कि यू कैन रेज योर कैपिटल। ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और इसी तरह
प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर है, आप किसी को शेयर्स बेच नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स या मेंबर्स। ठीक है। और हम्म, जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर कोई डायरेक्टर छोड़ के जाता है या एंटर हो रहा होता है, सबसे पहले जब एंटर उस वक्त होगा जब एक डायरेक्टर जा रहा है या कंपनी एक एडिशनल डायरेक्टर लेना चाह रही है, यानी पार्टनर लेना चाह रही है। समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है कि वो अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए वो एक डायरेक्टर्स को साथ लेते हैं। उससे पहले वो क्या करेंगे, एससीसीपी को लिखेंगे, उससे परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद उस डायरेक्टर को विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स तो फिर उसको लिया जाता है। इसी तरीके से अगर इसी चीज को आप लिस्टेड कंपनी में देखेंगे तो लिस्टेड कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा आ जाती है वो डायरेक्टर्स में आ जाते हैं, वो मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब कंपनीज के अंदर डायरेक्टर पेड भी होता है, मेंबर भी होता है या शेयर होल्डर भी होता है। ठीक है। अब शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर के लिए मेंबर मेंबर होने के मेंबर जो है वो शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर का लाजमी नहीं है कि वो मेंबर हो, क्योंकि मेंबर्स का नाम जब तक आपके मेंबर रजिस्टर में नहीं एंटर होता उस वक्त तक वो उस कंपनी का मेंबर नहीं है। शेयर होल्डर मौजूद है, ठीक है, उसके पास शेयर होल्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर उसके पास मौजूद है 10 20 40 50 शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल है, बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉर्मली मेंबर ऑफ द कंपनी वो लोग होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, यानी जो इस्टेब्लिश करते हैं। उन वो लोग मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन मेंबर उस वक्त तक होते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं होते जब तक उनको शेयर्स अलॉट ना कर दिए जाएं। यानी फॉर्मेशन के वक्त उन्होंने कंपनी प्रपोज की और प्रपोजल की वजह से मेमोरेंडम में उनका नाम है, मेंबर रजिस्टर्ड में उनका नाम, एड्रेस, उनके सारी डिटेल्स मौजूद हैं, बट दे डोंट हैव शेयर सर्टिफिकेट्स। वंस दे acquired द शेयर सर्टिफिकेट देन दे बिकम द शेयर होल्डर आल्सो। अदरवाइज वो सिर्फ मेंबर्स हैं। हाँ, शेयर होल्डर शेयर तो वो खरीद लेता है, लेकिन ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसका मेंबर्स के रजिस्टर में नाम शामिल नहीं है। ये अपने जहन में रखिएगा। मेंबर्स और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है। मेंबर्स का मेंबर सर्टिफिकेट मेंबर रजिस्टर के अंदर नाम होगा, जबकि शेयर होल्डर जो है वो उसके पास शेयर सर्टिफिकेट मौजूद होगा, वो शेयर होल्ड कर रहा होगा। मेंबर्स का शेयर होल्डर और मेंबर होना पॉसिबल है, लेकिन शेयर होल्डर का मेंबर होना पॉसिबल नहीं, अनटिल अनटिल के वो मेंबर बन के मेंबर सर्टिफिकेट के मेंबर रजिस्टर के अंदर अपना नाम एंटर ना करवा ले। अब बात आती है कि जी के हमने शुरू किया था कि पार्टनरशिप जो है इसमें जैसे ही 20% से इंक्रीज होगा तो पार्टनरशिप जो है वो कंपनीज की तरफ लीड करेगी कि भाई कंपनी रजिस्टर्ड कराओ। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उनको फाइन होगा। नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership, or entity, or by the individual member thereof, unless it is registered as a company under the Companies Act 2017, and any violation shall be an offence punishable as mentioned below. Penalty. A person guilty of an offence under this section shall be liable to a penalty not exceeding a level 1 on the standard scale, and also a personally liable for all the liabilities incurred in such business. ठीक है जी। लेवल 1 के अंदर उस पे फाइन भी है, बिहाइंड द बार भी है। इसके एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल हम देखते हैं जी। इन एन
MBA class, 28 class fellows decide to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors. The carrying on business under such partnership shall be punishable offense. They should form a company under Companies Act 2017. क्योंकि लॉ कहता है 20 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे उसने कहा जी 28 लोग जो हैं वो मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये अनलॉफुल है और इसकी पनिशमेंट है। ठीक है, इनको अगर 28 पे जा रहे हैं तो इनको एक कंपनी बनानी पड़ेगी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। यहाँ पे हमें दो चीजें कंफर्म हो गई। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप के अंदर 28 लोग जो हैं वो पार्टनर है, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये निकलता है। दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर 20 से ज्यादा लोग हों तो क्या वो फर्म कहलाएगी, कंपनी बनेगी कि नहीं बनेगी, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, जैसे ही वो 20 से क्रॉस कर जाते हैं नंबर तो वो क्या बनेगी, कंपनी बनाएंगे। अदरवाइज क्या है, उसकी पनिश है। कौन से लेवल? लेवल 1 पे है। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं? द ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड एज कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से? नंबर 1, एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन ए पार्टनरशिप formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। अब यहाँ पे बात हो रही है एनी सोसाइटी। आप देखते हैं सोसाइटीज, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर, मैं इसको कैसे एग्जांपल दूं कि एनजीओज लेवल की सोसाइटीज बनी होती हैं। जैसे मेडिकल सोसाइटी है, या पाकिस्तान की कोई सोसाइटी मेरे इस वक्त जेहन में नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको उसकी रेफरेंस दूं। अब क्योंकि मैं कशफ मेरे जेहन में आ रहा है, लेकिन वो एक बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की तरफ आता है। असासा है, वो भी माइक्रो फाइनेंस की तरफ आता है। ये नॉर्मली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इस किस्म की सोसाइटीज इसमें आती हैं। फिर वो कहता है बॉडी और एसोसिएशन। बॉडी और एसोसिएशन की जब वो बात करता है तो इसके अंदर पार्टनरशिप आती है। ठीक है, अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, या कोई भी लॉ जो वक्ती तौर पे किसी को सपोर्ट करने के लिए या फॉर द शॉर्ट टर्म कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए बनाया जाएगा, तो वो उन लोगों के लिए ये एक्सेप्शंस है। एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं इसको जरा अंडरस्टैंड करने के लिए। A group of 130 persons formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Society Act 1925. They are not required to be registered under the company law। क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त ये पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेजर जो लॉ थे वो सारे ही इंग्लिश लॉ थे। अब भी ये प्रिवेल करते हैं। कुछ लॉज के अंदर उन्होंने, पाकिस्तान ने अपने मुताबिक चेंज किया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लॉज जो हैं अगर आप उनको देखेंगे तो पुराने लॉ उठा के देख लें ब्रिटिश दौर के, तो अब भी वो तकरीबन सेम मिलेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, बियरर एक्ट जैसे बोलते हैं, आपने बीकॉम में अगर आपने किया है तो बीकॉम में पढ़ा होगा, तो वो सारा आप देखेंगे वो स्टिल वही है जो 1925 के अंग्रेजों के दौर के बने हुए हैं, वो सेम उसी तरह ही चल रहे हैं। अ जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। अब यहाँ पे जॉइंट फैमिली बिजनेस नॉर्मली स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो फैमिली के होते हैं। वाले साहब ने शुरू किया, बेटे आ गए, बेटों के बच्चे आ गए, इस तरीके से बिजनेस चल रहे होते हैं। ये नॉर्मली अगर मुस्लिम फैमिलीज में भी मौजूद है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर हिंदू फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपने ड्रामे भी देखे होंगे, देखते होंगे कि चाचे ताए मामी एक ही बिजनेस है, सारे एक घर में रहते हैं और सारा बिजनेस चला रहे होते हैं।
A partnership of two or more joint families where the total number of members of such families excluding the minors members does not exceed 20. ठीक है जी। आगे आता है एग्जाम्पल में वो दे रहा है जी, रजिस्टर्ड हिंदू, हाँ registered Hindu undivided families of 37 members is carrying on joint family business. They are not required to be registered under the company's law. A partnership formed to carry on practice as lawyer, accountants, or any other profession where practice are as a limited liability company is not permitted under the relevant law or regulations for such practices. आपने देखा होगा जब से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीपीए, ये लोग हैं, जब ये फर्म बनाते हैं तो ये पार्टनरशिप में होती है, ये कंपनी नहीं होती। आपने कहीं भी सीए फर्म इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो आपने नाम सुना होगा जी, A&B कंपनी, अब्दुल एंड कंपनी, फिर मुख्तलिफ नामों के यासर इकबाल एंड कंपनी, ऐसे करके काफी सारी कंपनीज आपको मिलेगी। रियाज को है, राको है इसमें, फिर आप अगर जाएंगे अर्न्स्ट एंड यंग, फोर्ड रोड, सदात हैदर एंड कंपनी, ये सारे लोग पार्टनरशिप्स होते हैं, कोई भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। आपने लॉयर्स को भी देखा होगा, एसोसिएट्स लिखा होगा, रहमान एसोसिएट, वो सारे आप जब वहां पे जाएंगे तो किसी के आगे ये नहीं लिखा होगा कि डायरेक्टर है या कुछ है, वो पार्टनर लिखते हैं लफ्ज, क्योंकि उनको परमिशन है कि वो सिर्फ पार्टनरशिप बना सकते हैं, कंपनी नहीं बना सकते हैं। लॉ फर्म आप कहलाते हैं, अकाउंटिंग फर्म कहलाते हैं, इस तरीके से उनके साथ फर्म का लफ्ज यूज होता है। After qualifying CA, 28 chartered accountants decided to form a partnership firm to work collectively as chartered accountants. The Chartered Accountants Ordinance 1961 prohibits to practice as chartered accountant with limited liability. Such partnership is allowed under the law. ठीक है जी, यानी सीए का, लॉयर्स का, ये लोग जो हैं पार्टनरशिप में आएंगे इस किस्म की कि जिनको लॉ ने परमिशन दी हुई है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक जो हमने पढ़ा है उसके मतलब क्वेश्चन भी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और जस्ट लाइक एक आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द स्पेसिमन, जैसा कि एग्जाम के अंदर आपको पेपर आएगा, ये उस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। Under the provisions of Company Act 2017, identify when a business is mandatorily required to be registered as a company. List down any 3 exceptions to A above. यानी ऊपर वाले के लिए कुछ 3 exceptions लिखते हैं। अब यहाँ पे when a business is mandatorily required to be registered as a company, हमने अभी ऊपर बढ़ा कि जैसे ही मोर देन 20% होते हैं तो वो बिजनेस जो है कंपनी बनने के लिए लायबल है, अदरवाइज उसको पनिशेबल, उनकी ये एक्टिविटी अगर वो रजिस्टर नहीं होते तो वो पनिशेबल है, और उसकी पेनल्टी भी है, बिहाइंड द बार भी है। पार्ट बी, following are the exceptions to the requirement when a business is mandatorily required to be registered as a company under the Act 2017. यहाँ पे वर्ड बार बार एक्ट 2017 आ रहा है, इट मींस कि जो लेटेस्ट एक्ट है वो प्रीवेल कर रहा है। इससे पहले एक्ट 2016 था, उससे पहले ऑर्डिनेंस, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, उससे पहले 79 का था और 1951 का है, इस तरीके से। और जिस वक्त वो लॉ इन्फोर्स हुए और जब तक अगली किताब नहीं आए लॉ की आ गई, उस वक्त तक वो इन्फोर्स रहे। जैसे ही नेक्स्ट चीज इन्फोर्स हो जाती है तो पिछला लॉ जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस होती है कि अगर कोई आपके कोई ऐसे केसेस है रिलेटेड टू दैट ऑर्डिनेंस या उस पीरियड के दरमियान जब तक एक नई किताब नहीं आ गई, उस वक्त तक
केसेस जो हैं उस लॉ के मुताबिक रिजॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो केस है वो बिफोर द न्यू अमेंडमेंट वो चल रहे होंगे, तो वो पुराने लॉ के मुताबिक चलेंगे। अगर केस नया लॉ जो इन्फोर्स हो गया, केस या लिटिगेशन उसके बाद चल रही है, तो वो फिर नए लॉ के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। Following are the exceptions to the requirement when a business is mandatory required to be registered. क्या है जी? Any society, body or association formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan. However, this exception shall not apply to a partnership business. ठीक है, यहाँ पे shall not apply to the partnership business. For the time being, जो important चीज है वो ये है, for the time being in force in Pakistan. क्योंकि कुछ अरसे के लिए नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की छूट दी जाती है। टैक्स एमनेस्टी दे दी जाती है, या उसकी कैपिटल इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज खत्म कर दी जाती हैं। इस किस्म के मामला जब हों, या किसी को फॉर द टाइम बीइंग एक शेल्टर दे दिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। ए जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, इस पे अप्लाई नहीं होता। ए पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर जॉइंट फैमिलीज, अब यहाँ पे फैमिलीज की हैं, where the total number of members of such families excluding the minors members does not exceed 20. ठीक है, कि partnership formed to carry on practice as lawyers, accountants or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant laws or regulations for such सर ये practices. थर्ड पॉइंट में कह रहे कि 20 से एक्सीड ना हो। अगर अगर एक्सीड हो जाते हैं 20 से ज्यादा माइनर्स, तो ये सिर्फ देखें, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, 20 तक तो आपको अलाउ है, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे दो फैमिलीज की उन्होंने बात की है। हम्म, एक है ऊपर आपने पढ़ा, एक फैमिली है, उसके हाँ, मेंबर्स हैं, यस सर, ठीक है ना, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन जब दो फैमिलीज, दो खानदान अलग अलग हैं, उनकी आपस में पार्टनरशिप होगी एक्सक्लूडिंग माइनर्स, तो वो 20 तक ही जाएंगे। 20 से अबव जाएंगे तो वो कंपनी बनाएंगे, हाँ, ओके, क्योंकि वो सिंगल खानदान नहीं है। सिंगल खानदान नहीं है, राइट राइट, हाँ टू फैमिलीज हैं, ओके ओके, जी, वो अलग अलग लोग हैं। यस सर, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आगे बच्चे हैं, ये तो चलता रहेगा। हम्म लेकिन जब आप किसी भाई के साथ, तीसरे के साथ, दोस्त के साथ मिलेंगे, तो आपको 20 को जहन में रखना है। हम्म Any three or more person associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirement of the act in respect of registration for a public company, अब पब्लिक और प्राइवेट और स्मॉल मीडियम कंपनी, उसके अंदर अब यहाँ पे नंबर ऑफ 3 और मोर पर्सन। अब पब्लिक कंपनी के लिए आपको कम से कम बंदे कितने चाहिए? 3 और इससे ज्यादा। यहाँ पे पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम बंदे 3 हैं, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 हैं, और एक सिंगल मेंबर कंपनी, उसके लिए तो सिंगल मेंबर कंपनी मीन सिंगल, एक ही बंदा का है। ये सिंगल मेंबर कंपनी ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट आया है 2000 के बाद, ठीक है। इससे पहले दो दो चाहिए होते थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि सिंगल मेंबर कंपनी का एक लॉ पास किया, जिसमें एक इंडिविजुअल को परमिट किया कि तुम कंपनी बना सकते हो। नहीं तो सिंगल मेंबर्स का क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या है? सिंपल सी बात है, आपके पास जब दिल चाहता है काम शुरू करना, आप एक छोटी सी दुकान खोल लें, छोटा सा ऑफिस लें, काम शुरू कर दें। नो नीड
for permission from anybody, any authority. Only just one thing, you have to update your NTN with the name of your business, और उसके साथ साथ उसका एक स्टैम्प बनाओ, आप उसका लेटर हेड और बैंक अकाउंट खोल लें। एनटीएन आपके पास आ गया, आपके इंडिविजुअल पे चला गया। इंडिविजुअल्स का क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। असल कंपनीज बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखी जाती है कि लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। जिस बंदे की लाइबिलिटी ज्यादा होंगी, कोई बंदा उसको उधार भी नहीं देता, बिजनेस तो दूर की बात है। अभी मुझे पता हो यार ये बंदा, दो चीजें कि इस पे कर्जा बहुत है, या इस काबिल नहीं है कि ये, मुझे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताती है कि मैं अगर इसको पैसे दूंगा तो ये मुझे वापस भी नहीं करेगा, कोई बंदा भी उसके पास नहीं जाएगा। हम आप नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम अपने देखते हैं, अपने लेन देन में ही देखते हैं, यारों दोस्तों में, फैमिलीज के अंदर, हमें जिससे उम्मीद होती है कि ये हमें पैसे वापस कर सकता है, हम उसको धड़ाधड़ पैसे देंगे। लेकिन जिसको पता है कि इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं देने, या उस पर थोड़ा सा डाउट है कि ये डिले करेगा, ठीक है, आप उसको कन्नी कतरा के साथ से गुजर जाएंगे, इसको पैसे नहीं देने। अब आती है जी बात पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 or more person associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirements of the act in the respect of registration, form a public company। हम यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आइन भी कहते हैं, और ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट होता है, यानी ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का लाएगा। मेमोरेंडम के मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पूछा जाए कि कंपनी का कौन कौन सा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, नीचे दिया होगा मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, लाइक दिस, ऑल ऑफ द अबव। मेमोरेंडम जो है ये थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कहलाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो बाय लॉज होते हैं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये अपने जहन में रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। मेमोरेंडम इज द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय लॉज होते हैं, और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने की पॉलिसीज हैं, उसकी लॉज हैं, उसके कंट्रोल करने के, मॉनिटर करने के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर कंप्लीट पॉलिसीज बाय लॉज मेंशन होते हैं। मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर प्रपोज नेम होता है कंपनी का, बिजनेस एक्टिविटी बताई जाती है, उसका एड्रेस दिया जाता है, मेंबर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, उनकी डिटेल होती है। एनी वन पर्सन में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी, कोई बंदा भी जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी खोल सकता है। बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। जहां पे लिखा आ जाए ना एज मे बी स्पेसिफाइड, मे बी, क्योंकि देखें लॉ के अंदर बहुत सारी प्रोविजंस मौजूद है। एक तो स्टैंडर्ड क्लासेस मौजूद हैं, सम टाइम उस स्टैंडर्ड क्लासेस से हट के क्लासेस को, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रार होता है उसको इतनी पावर होती है कि वो नेचर ऑफ द बिजनेस या नेचर ऑफ द स्टेट देखते हुए वो कुछ एडिशन भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ दैट रजिस्ट्रार। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट a person who in the event of death of the sole member shall be responsible to। अब यहां पे देखें, आप जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह ऑन इंस्टॉलमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो आप जब भी कोई भी इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आप अपने एक सक्सेसर का नाम भी देते हैं, जी के आपके बाद हम किस बंदे से कांटेक्ट करें।
वो नॉर्मली आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके बच्चों में होते हैं, आपकी बीवी होती है। इस किस्म के लोग जो हैं वो आप जिस जो करीब होता है उसका नाम देते हैं। तो इसी तरीके से जब सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बाद कौन होगा, क्योंकि एक डेथ एक ऐसा इवेंट है, किसी को नहीं पता कि ये कब हो सकती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है। नोबडी नोज अबाउट हिज लाइफ के हाउ मेनी इयर्स ही विल लिव, और मे बी आफ्टर सम टाइम आई विल नॉट बी हियर। ठीक है, ये चीजें हैं कि जब भी इस किस्म की चीज होती है, आप कोई बैंक अकाउंट है, कोई इस किस्म का मामला आता है जिसके अंदर सक्सेशन चाहिए होती है, तो फिर आप किसी न किसी बंदे को एक नॉमिनेट करते हैं। अब क्या चीज है जी, नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल heirs of the deceased subject to succession to be determined under the Islamic law of inheritance and in case of a non-Muslim members as per their respective laws। अब इस्लामिक लॉज में क्या है जी कि आप हम में से किसी का या कोई मेंबर कोई डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को बीवी में वो उसकी जायदाद तकसीम हो जाती है अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ। और नॉन मुस्लिम के अंदर जो भी उनका लॉ मौजूद है, जो भी उनके एथिक्स कहते हैं, उसके मुताबिक वो डिसीजन लिया जाता है। मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज ए ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे जब एक बंदे की डेथ होगी तो उसके लिए जो दूसरा मेंबर है वो एज ए ट्रस्टी बन जाएगा, और वो जब तक लीगली शेयर्स जो हैं या कंपनीज के अफेयर्स जो हैं वो उसके बच्चों को जो कि ट्रांसफर नहीं हो जाते, उस वक्त वो एज ए ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन वन लीगल हेयर or the company shall cease to be a single member company and comply with the provisions relating to the conversions to a private company। अब यहाँ पे जो चीज हमने डिस्कस की वो एक्चुअली ये है कि एक कंपनी का मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी और उसको ट्रांसफर करने का तरीका क्या है। नंबर वन, जैसे ही वो डेथ होती है तो उसकी जगह से कंपनी का कोई मेंबर उसका ट्रस्टी बन जाता है, कि यानी कि वो उसकी कस्टडी में आ जाती है उसके अफेयर्स, और वो उस वक्त तक एज ए ट्रस्टी काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, कि जब तक उसकी लीगली ऑनरशिप उसके बच्चों में, उसकी फैमिली में जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती। अब फैमिलीज के अंदर अगर तो एक ही बंदा है वो इजी है, अगर ज्यादा बच्चे हैं तो वो फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ जो शेयर बनता है उस तरीके से उनको ट्रांसफर किया जाता है। अब कंपनीज के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी है। अब देखें, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है जितने शेयर्स आपने ऑथराइज किए, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स है जी 100,000 शेयर्स है और ऑथराइज कैपिटल है 1 मिलियन। शेयर्स की वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू के मुताबिक उसके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी कंपनी की। कंपनी नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो ये जब इंसॉल्वेंट होती है या डिसॉल्व होती है, ये उस वक्त ये एक्ट किया जाता है कि कितना हमने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। अब आप देखते हैं जब भी कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले आपको पकड़ता कौन है? जिनके पैसे देने हैं, बैंक होते हैं या आपके सप्लायर होते हैं। शेयर होल्डर तो बाद में आता है। इसलिए जब भी कंपनी बंद की जाएगी, खत्म की जाएगी, तो सबसे पहले उसके एसेट्स बिकेंगे। एसेट्स बिकने के साथ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसा दिया जाएगा,
सप्लायर्स को दिया जाएगा, आपके बैंकर्स जो हैं, सबसे पहले तो आगे बैंक ही आपको उठा लेगा। क्यों? उसने जब आपको फाइनेंसिंग की थी उसने इतने डॉक्यूमेंट साइन करवाए हुए हैं कि जैसे ही पता चला कंपनी बंद हो रही है वो सबसे पहले आगे कब्जा करेगा। उसके पैसे बच जाएंगे तो वो फिर आपको सप्लायर्स को देने के काबिल होंगे। अगर उससे भी फिर बच गए तो फिर आपको शेयर होल्डर्स को देने होंगे। शेयर होल्डर इज द लास्ट रिजॉर्ट जिसको पैसे वापस किए जाएंगे। अगर कुछ बच गया तो दिया जाएगा, नहीं तो शेयर होल्डर खाली हाथ आराम से घर जाए। लिमिटेड बाय गारंटी, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि गारंटी के साथ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बेसिकली एक अंडरटेकिंग है, एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में क्या देते हैं कि हम एक अंडरटेकिंग देते हैं कि जनाब हम ये काम शुरू बिजनेस कर रहे हैं, इसकी लाइबिलिटी के लिए इंडिविजुअल मेंबर अपनी गारंटी देता है कि मैं जी 1 मिलियन तक बियर करूंगा, दूसरा कहता है जी मैं 3 मिलियन तक, एक कहता है जी 4 मिलियन तक, यानी अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो उसके मुताबिक वो गारंटी देता है और वो उसकी लाइबिलिटी उस गारंटी तक होगी। वो गारंटी कॉल की जाएगी कब? जब कंपनी क्लोज हो रही है, ठीक है, या कंपनी को किसी वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो अपने गारंटर्स को कहेगी कि जनाब आपने इतनी गारंटी दी हुई थी, अब हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो हमें उसके फाइनेंसिंग चाहिए, अब आप कंट्रीब्यूट करें। अगर वो नहीं कंट्रीब्यूट करते तो फिर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आप इंडिविजुअल या कमर्शियल बैंक या इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन तीनों को अप्रोच करेंगे। फिर जो कम से कम आपसे मार्कअप चार्ज करता है आप उसके साथ एग्री करते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपकी केवाईसी होगी, वो बंदे देखेंगे कि कितनी इनकी बैलेंस शीट का एनालिसिस होगा, उसके मुताबिक आपको फाइनेंसिंग दी जाएगी। अनलिमिटेड कंपनी है, ये कॉन्सेप्ट अब नहीं पाया जाता। अनलिमिटेड यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपके एसेट तक भी बिकेंगे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। कंपनी को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का क्या है, रिफ्यूजल, अपील, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उसके कंटेंट्स और एविडेंस क्या है, स्पेसिमन ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपका है। देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2-3 बंदे मिलते हैं, या एक भी, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 4 आदमी एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, नाम चूज करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी तो आपने डिसाइड कर ली कि यार बिजनेस करना है। क्या करना है बिजनेस? कोई ट्रेडिंग का लगा ले, ट्रेडिंग करनी है जी। अच्छा, ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस का नाम क्या होगा? बिजनेस का नाम देखा जाएगा। जब बिजनेस का नाम हमारे पास आ जाएगा तो आगे हम कौन से प्रोसेस या कौन से स्टेप्स हम अडॉप्ट करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले बिजनेस डिसाइड हो गया, नाम चूज हो गया। अब सबसे पहले एससीसीपी को एक एप्लीकेशन देंगे नेम अवेलेबिलिटी की। वो नेम अवेलेबिलिटी की आपकी एप्लीकेशन जाएगी। जब वो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, उसकी एक फीस है। आजकल तो आई डोंट नो कि 1000 के करीब होगी, 500, पहले 200 होती थी, फिर 500 की, अब हो सकता है उन्होंने 1000 कर दी हो। तो वो क्या है, आप सबमिट करते हैं, 2-3 दिन के बाद आपको एक लेटर मिलता है जिसमें आप नाम जो है आपका अप्रूव होता है या डिक्लाइन होता है। आपने जिस वक्त एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसके अंदर आप रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर मीनिंग ऑफ द नेम, आपने जो वर्ड यूज किए हैं कंपनी के अंदर,
कंपनी नाम के लिए, तो उनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। वो क्यों जरूरत पेश होती है? वो इसलिए होती है कि एससीसीपी को जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो क्या करती है, सबसे पहले आपका नाम देख के वो मैच करती है प्रोहिबिटेड नेम्स, जो कि बाय लॉ पब्लिक वो नाम यूज नहीं कर सकती, जिसके अंदर पाकिस्तान का इमेज खराब हो। इमेज से मुराद वो ऐसे नाम हैं कि जैसे आप पाकिस्तान का वर्ड यूज करते हैं, वो मना किया है कि जी आपको पाकिस्तान का नाम नहीं लगाना, कायदे आजम का नाम नहीं लगाना, या कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना कि जो कि डायरेक्टली इन द प्रिविलेजेस ऑफ गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट वो नाम यूज कर सकती है, आप नहीं कर सकते। या आप जो कंपनी बना रहे हैं वो पहले ही एग्जिस्ट कर रही है उस नाम से, फिर आप क्या करेंगे, उस नाम को आगे पीछे करेंगे, किसी तरीके से उसको लेकर आएंगे। इन आइडियल सिचुएशन हम सपोज करते हैं कि हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, हमारा नाम एक्सेप्ट हो गया, तो वो एक लेटर इशू करेंगे जी कि आपका नाम 60 डेज तक आपका अवेलेबल नाम अवेलेबल है, आप मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सबमिट करवाएं। वो क्या होगा, आप अपनी कंपनी का किसी लीगल एडवाइजर से, जो कॉर्पोरेट का लीगल है, उससे वो सारा तैयार करवाते हैं, वो फिर सबमिट करते हैं। अब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब तैयार करवाते हैं तो उसके अंदर आप जो मेंबर्स हैं आपकी डिटेल होगी, कंपनी का एड्रेस बताया जाएगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट बताया जाएगा, कंपनी के फॉर्मुलेशन के को बयान किया जाएगा, कंपनीज के आपके अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे, ऑडिटर्स कैसे मैनेज होंगे, लाइक दिस आप सारा उसमें मेंशन करेंगे। शेयर होल्डिंग जो है वो आप मेंशन करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन देंगे, जो आपके प्रपोज मेंबर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उनके नाम, एड्रेस, सीएनआईसी नंबर होगा, उनके साइन होंगे, और उनकी बिजनेसमैन है, हाउस है, काम करता है क्या नहीं करता है, कहाँ से आया है, ये सारी चीजें वहां पे नेशनलिटी लेवल तक दी जाती है इंफॉर्मेशन। आइडियल सिचुएशन ये है कि आपने जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स दिया है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया है वो एक्सेप्ट हो गया, देयर इज नो अमेंडमेंट। बट सम टाइम, बल्कि मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, एससीसीपी जब रिव्यू करती है आपके एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको वो हाईलाइट करते हैं कि इसको अमेंड करें अकॉर्डिंग टू दिस। वो बाकायदा उस पर कमेंट देंगे, फिर उस पे वो लेटर इशू करेंगे कि जनाब आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये अमेंडमेंट्स करके लाएं, इसको दोबारा सबमिट करें विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड टाइम। उसके बाद आपके पास आ गया, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेंस के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब इशू किया जाता है उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुई, ठीक है, वो लिखी जाएगी और वो सील एंड स्टैंप के साथ आपको इशू कर दिया जाएगा। पहले तो होता था कि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता था उसके बाद आप एनटीएन नंबर लेने जाते थे। अब क्या होता है, जैसे ही आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है तो साथ ही आपका एनटीएन बन जाता है। एससीसीपी ने एफबीआर को लिंक किया हुआ है। अब जैसे ही कोई नई कंपनी बनती है तो उसका एनटीएन और उसका डाटा सारा एफबीआर को चला जाता है। फिर आती है कि बात करते हैं जी कि रिफ्यूजल। अगर आपको नेम अवेलेबिलिटी के रिफ्यूज कर दिया जाता है तो फिर क्या करते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, आप
कंटेस्ट करते हैं कि जी नहीं जी हमारा नाम ठीक है, आपने जो एलिगेशन लगाया वो गलत है, वो आपको मौका देंगे, आपकी हियरिंग होगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी. इफ यू सेटिस्फाइड टू द रजिस्ट्रार देन इट मीन्स दैट यू विल रिटेन योर नेम, अदरवाइज आपको कोई और नाम देखना पड़ेगा. Process of incorporation usually involve the following steps. Number one, getting availability of suitable name availability, preparing the memorandum of association, article of association of proposed company, along with supportive document. Supportive document जो है इसकी एप्लीकेशन होगी, CNIC नंबर्स होंगे, लेटर हेड्स होंगे, जो भी उसके एप्लीकेशन के अंदर है वो सारी देनी पड़ेगी. File the above documents along with the application form for incorporation to registrar. आपने registrar को application दे दी. Registrar shall issue the certificate of incorporation of company upon being satisfied that all requirements have been complied with. किस तरीके से फाइलिंग करनी है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के रजिस्ट्रार को? नंबर वन, a declaration of compliance with all of the requirements of Companies Act 2017 in respect of registration. एक आप डिक्लेरेशन देंगे कि हम सारी फुलफिल करेंगे जी बाई लॉज को, जो रिक्वायरमेंट है हम हर चीज को ऑब्लाइज करेंगे और पूरा करेंगे. Memorandum of Association of the proposed company signed by all subscriber duly witnessed and dated. Article of Association optional for company limited by shares signed by the subscribers duly witnessed and added. An address for correspondence till its registered office is established and notified. ये जो चार चीजें हैं ये सबसे पहले फॉलो की जाएंगी मेमोरेंडम उसको फाइलिंग करने के लिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. रिवाइज्ड मेमोरेंडम रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया, हमने ब्रीफ किया आपको, वो ये चीजें हैं कि वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट मे एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर्स कंट्रेरी टू लॉ, वो चेंज करने का कहेगा. डज नॉट अदरवाइज कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स को वो जो पूरा नहीं कर रही उसको वो ऑब्जेक्ट करेगा. इज नॉट कंप्लीट ओइंग टू एनी डिफेक्ट, एरर और ओमिशन, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आपको उसको डाउट हो गया कि इसमें एरर है या कोई डिफेक्ट है या कोई ओमिशन है, उसको वो रोक लेगा. इज नॉट प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड. The registrar may either require the company to file revised document or remove the defects and deficiencies within the specified period. वो आपको टाइम पीरियड देगा. नॉर्मली ये 30 डेज से लेके 60 डेज तक होता है. सर एक सवाल है, Refusal- ये जो जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, लास्ट टाइम आपने बोला था कि एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है और दूसरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, राइट? जी, जी. अच्छा, ओके सर. आप इसको मेमोरेंडम को कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि ये आपका आइन है. ठीक है मेमोरेंडम, ओके. जी. और ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट भी कहलाता है. थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट, ओके. जी. Refusal by registered, where the applicant fails to remove the deficiency conveyed within the specified period, the registrar may refuse the registration of the company. क्यों? कोई वजह हो सकती है या उसे कोई ऐसी चीज नजर आई, लेकिन उसके साथ जैसे ही वो रिफ्यूज करता है तो दे प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट दैट. आप क्या करेंगे? अपील टू कमीशन, जो विद इन कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ही होता है, एडिशनल रजिस्ट्रार ही होता है जो ट्राइब्यूनल का हेड होता है. आप उसको एक एप्लीकेशन डालेंगे. The subscriber of the memorandum of any one of them authorized by them in writing may, within 30 days of the order of refusal, prefer an appeal to the commission. An order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court or other authority. यानी आप जो कमीशन को करेंगे,
आप अपने ज़हन में रखिए, जब भी कोई लॉ के मुताबिक, एक ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई लॉ का डिसीजन होता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आप अपील कर सकते हो। मिनिमम 30 डेज तो हर जगह है। बाज का तो कई ऐसी मामलात हैं जिसके अंदर अदालत जो है वो खुद लिख देती है जी कि 120 डेज में, 160 डेज में। नॉर्मली हर चीज लॉ में डिफाइन है कि आप कोई खिलाफ कोई केस हो कि प्लेंटी या कोई मतलब आपके खिलाफ कोई केस हो गया, तो आप कितने दिन के अंदर अंदर इसको दोबारा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आगे आप अपील कर सकते हो रिव्यू के लिए। ठीक है, वो रिव्यू की उसकी एप्लीकेशन चली जाए। ये हर किस्म के केस के अंदर, वेदर इट, ये हमारा जो सिविल लॉ, फौजदारी लॉ या कोई भी लॉ है, हर जगह आपको फैसिलिटेट किया जाता है। वो अलग बात है कि जो जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है वो ना होने देगा, वो एक अलग चीज है। बट इन लॉ एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अब क्या है, आप फिर उसके साथ क्या, वो जो कमीशन है बस उसका डिसीजन फुल एंड फाइनल है। यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट इन एनी हाई कोर्ट, इन एनी सुप्रीम कोर्ट, किसी दूसरी में नहीं जा सकते। वो भी जा सकते हैं, वो बताएंगे हम, वो इसमें नहीं है। वो आगे कुछ चीजें हैं जिसके अंदर अगर ट्राइब्यूनल से भी हो जाए, ऐसी सीपी वगैरह सारा अगर केस आपके खिलाफ हो जाता है, देन यू कैन कॉन्टेस्ट इन दी हाई कोर्ट। तो इनका सबसे जो क्या कहते हैं कि प्रीमियर या सबसे आला अदालत जो है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर इनके केस वहां पे लगते हैं, नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर के। अच्छा, अब बात आ रही है क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एंड द रूल्स और रेगुलेशंस made thereunder have been complied with, he shall register the memorandum and other document delivered to him. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या चीज होती है? नंबर 1, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपकी कंपनी का। डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ बोला था। वेदर इट इज ए प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड, वो जो कंपनी का आपका नाम होगा उसके लास्ट के ऊपर प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखी होगी। वेदर इट इज ए लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी, इफ इट इज लिमिटेड, वेदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब कुछ लिखा होगा उसके ऊपर। सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव एविडेंस, द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार और authenticated by the registrar official seal. The certificate shall be conclusive evidence that the requirement of Companies Act 2017 as to registration have been complied with and that the company is duly registered under the act. ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की शक्ल है जी, लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाली शेयर सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर आप देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज, सबसे पहले ये जो A054527 ये इसका सर्टिफिकेट की एक सीरियल नंबर है। कंपनी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन, जिस सेक्शन के तहत नॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है वो लिखा हुआ है 16। सर्टिफिकेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया। आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट, ये बेसिकली रजिस्ट्रार साहब, ये नीचे जो सैयद जमाल अहमद जैदी साहब हैं ये लिख रहे हैं। ये तो अब रिटायर्ड हो गया हुआ है इस बंदे को। आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट अनातोलिया ट्रेवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये देखें प्राइवेट लिमिटेड इसके आखिर पे, सर्विसेज के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। इसी तरह लिमिटेड कंपनी लिखा होता है, प्राइवेट खत्म हो जाएगी, सर्विसेज लिमिटेड आ जाएगा। Is this day incorporated under the Companies Act 2017, Section 19 of 27, and that the company is limited by shares
ये देखे, दूसरी चीज आगे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा। गिवन अंडर माई हैंड एट इस्लामाबाद दिस फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2019। फर्स्ट डे जो है ये डेट है। इनकॉर्पोरेटेड फीस, वो जितनी, ये जो फीस जो होती है ये अकॉर्डिंग टू दी कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल के मुताबिक होती है कि आपने कितना कैपिटल रखा, वो इसकी स्लैब्स हैं, उसके मुताबिक फीस डिसाइड होती है और वो फी आप जमा करवाते हैं बैंक में। The registration of the company has following effect as from the date of incorporation. क्या है जी? The subscribers to the memorandum together with such other persons as may from time to time become members of the company are a body corporated by the name stated in certificate of incorporation. Body corporated की, corporate की ये definition है, ये भी आएगा। The body corporate is capable of exercising all the functions of an incorporated company and having perpetual succession. Perpetual succession means अगर आप नहीं है तो आप इसके बाद जो नया बंदा भी आ सकता है, यानी मलकियत या आपकी कुर्सी चेंज होती रहती है। The status and registered office of the companies are as stated in or in connection with the application for registration. In case of a company having shares capital, the subscriber to the memorandum become holder of the initial shares. In case of company having share capital, the subscriber to the memorandum, जो members हैं, become holder of the initial shares. The persons named in the article of association as proposed director are deemed to have been appointed to the office. अब प्रपोज जो स्टार्ट के डायरेक्टर होते हैं उसकी मुद्दत 1 साल होती है। जब इनकॉर्पोरेट होके 1 साल के बाद दोबारा उसका इलेक्शन होगा, वो रीअपॉइंट होता है। तो उसके बाद फर्स्ट जब कंपनी बनती है तो पहले जो डायरेक्टर्स होते हैं उन सब की ऑफिस होल्ड करने का टाइम जो है 1 साल होता है। 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे और फिर जब वो इलेक्ट होंगे तो फिर वो 3 साल के बाद इलेक्शन होंगे। यानी पहला स्टार्टिंग जो ऑफिस होल्डर है वो 1 साल के लिए है और उसके बाद 1 साल के बाद इलेक्ट होता है तो फिर वो 3 साल के लिए, फिर इसी तरीके से 3-3 साल बाद इलेक्शन होंगे। सिर्फ पहले स्टार्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो 1 साल की होती है, उसके बाद 3-3 साल की। ये ज़हन में रखिएगा। Minimum number of members, liability for carrying on business with fewer than minimum members, ये इसको हम डिस्कस करते हैं जी। When liability arise, ठीक है जी, if at any time the company carries on business for more than 180 days while the numbers of members is reduced below the minimum, यानी कि अगर आपके जो मिनिमम नंबर है कंपनीज के लिए उससे नीचे, जैसे कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 है, एक की डेथ हो गई या छोड़ के चला गया, आपके पास रह गए 2, आपने जल्द से जल्द वो तीसरे की जगह फिल करनी है ताकि मिनिमम क्राइटेरिया है जो उसको फुलफिल किया जाए। अदरवाइज आपको पेनल्टी पड़ेगी जो उस वक्त ऑफिस होल्डर हैं। Who is liable? Every person who is a member of the company during the time that it so carries on business after those 180 days and is cognizant of the facts that it is carrying on business with fewer than minimum members. जो लोग उस वक्त हैं उनको मिनिमम नंबर से चला रहे हैं तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। What is liability? Such members shall be severely liable for payment of whole debts of the company contracted during the time and may be sued for it without joinder in the suit of any other members. ठीक है जी, वो मेंबर्स इसके लायबल होंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल,
Rahil and his father Rashid are only member in RR Private Limited Company. Upon death of Rashid, all the estate, including shares in RR Private Limited, were transferred to Rahil, being the only heir on 25th April 2020. Rahil carried on business alone till 14th December 2020 when he transferred some of the shares to two of his family members. Rahil shall be personally liable for the debts of the company contracting during the time from. अब यहाँ पे था, हमने पढ़ा कि 180 डेज से ऊपर जाएगा तो उसको पेनल्टी पड़ेगी। अब यहाँ पे 180 डेज से पहले पहले उसने शेयर ट्रांसफर करने हैं मेंबर्स को, ताकि उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको कंप्लीट किया जा सके। अब वो कहता है 22 अक्टूबर 2020 को 180 डेज फ्रॉम 25 अप्रैल टू 14 December 2020 till the company carried on the business with fewer members। अब यहाँ पे कि कब तक इसको शेयर ट्रांसफर करने थे और कब तक ये अपनी जो मिनिमम नंबर्स हैं उससे कम पे कंपनी को चलाए जा रहे थे। ठीक है, उसने कहा 20 अक्टूबर, आप देखे 25 अप्रैल था ना, ऑन 25 अप्रैल रेहिल कैरिड ऑन द बिजनेस अलोन टिल 14 दिसंबर। अब यहाँ से 25 अप्रैल और 14 दिसंबर, इसमें कितने दिन बनते हैं? कहता 22 अक्टूबर 2020 180 दिन बनते हैं 25 अप्रैल को, और 14 दिसंबर को कितने बनते हैं? 14 दिसंबर तक उसने कैरी ऑन किया। 22 अक्टूबर 2020, 25 अप्रैल 2020, ओके, और 22 अक्टूबर 120 दिन बने। 14 दिसंबर तक उसने अपना काम किया। 14 दिसंबर व्हेन ही ट्रांसफर्ड सम ऑफ शेयर्स टू टू ऑफ हिज फैमिली मेंबर। अब यहाँ पे 22 अक्टूबर को बनते थे 180 दिन, इससे आगे चला गया, उसने 14 दिसंबर तक ले गया, तो ये इसके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है, इसको पेनलाइज किया जाएगा। लास्ट में ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, मैं आपके साथ बाद में पढ़ूंगा, पहले आप पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने जो जितना भी ऊपर डिस्कस किया है ये उन सब की एक ब्रीफ समरी है। आप ऐसे कह लें कि आपको ये रिवाइज करना है कि आपने जो पढ़ा है आपके जहन में बैठा है कि नहीं बैठा है। मैं इसलिए ये मैं नहीं करवाऊंगा, इनको मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और मैं ये आज तो मैंने पिछली बार बोला था आपसे कि मैं जो एंड पे है उनको रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे सुनेंगे, लेकिन हमारे नए साथी जिशान साहब आए, इस वजह से हमने उसको अभी डिस्कस नहीं किया। ये वाली जो चीज है इसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ये अपने जहन में रखिएगा। मैं लेक्चर शुरू होने से पहले नेक्स्ट हम पहले ये क्वेश्चंस जो हैं इन चीजों के मतलब आपके साथ डिस्कशन होगी। आप भी पढ़िए इसको और अंडरस्टैंड कीजिए। अगर जो कोई क्वेश्चन होगा अपने जहन में रखिए, लिख के रखिए, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए साथ साथ, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ के एंड तक हम फिर पेपर शुरू कर देंगे। ठीक है जी। यस सर। ठीक है सर। जो लास्ट लेक्चर था दोस्तों, आपने पढ़ा भी था कि बस मेरे साथ ही है? ये मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि आप लोगों की मुझे इनपुट चाहिए, ताकि आपको हो कि यार पढ़ना है। मुझे पता है काम के अंदर कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना, जो आप मेरे साथ बैठते हैं वो ही टाइम होता है आपके पास। ऐसे ही है। यस सर। आवाज बड़ी आस्था से निकली है, इसका मतलब मैं आप सच कह रहे हैं। लें जी,
आज का यहीं पे ख़त्म। ये लेक्चर मैं अभी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, जो रिकॉर्डिंग है वो भी ग्रुप में डाल दीजिएगा। जो पहले लेक्चर्स की भी हैं वो भी डाल दीजिएगा, ताकि जिशान साहब को भी वो सारे लेक्चर मिल जाएं, वो ये इसको रिव्यू कर लेंगे। मैं ये जी। यस सर। सर वीडियोस तो हैं लेकिन वो हैवी हैं, तो इसमें ग्रुप में शेयर करता हूँ ना तो फेल्ड हो जाती हैं। तो इसका मैं एक लिंक बना के दे देता हूँ। ठीक तो है, आप लिंक छोड़ दें, लिंक छोड़ दें। सर वो लिंक मैंने ना अनलिस्टेड यूट्यूब पे डाल दिया, अनलिस्टेड ना, जिनको मैं लिंक भेजूंगा सिर्फ वही देख सकते हैं। तो बस वो ठीक हो गया। ओके सर। चलिए, ओके सर, आप अपना ख्याल रखिए, और अब इंशाल्लाह। सवाल पूछना था, क्वेश्चन था सर। जी बोलें इमरान साहब। सर जो पिछली मेरे क्लासेस में से 25th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हुआ है ना, तकरीबन 4 लेक्चर मेरे यहाँ से रहते होंगे, तो ये नोट्स में मिल सकते हैं ताकि हम इनको पढ़ सके पिछले। जी बिल्कुल, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, हम्म। और अब्दुलरहमान साहब जो हैं वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। यस ग्रुप सर। में शेयर करेंगे लिंक, आप यस उसको सर। ओके। डाउनलोड नहीं, कर ये जो नोट्स, ये जो वर्ड की फाइल, ये नहीं शेयर कर सकते आप ग्रुप में वो अगर हम कर इनको देंगे, पढ़ना भी कर चाहते देंगे। हैं? जी। लीजिए। हाँ ये ना, क्योंकि देख, मैंने पहले यही बोला जी कि जो लेक्चर हो चुके हैं वो सारा मटेरियल मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। सेकेंडली, के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपसे शेयर हो जाती हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर, चलें बहुत जी, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, इस उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। हाफिज।